बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम द पंजाब एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट 1997 इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये इतना ज़्यादा लंबा और टफ़ नहीं है एक्ट। इसके तकरीबन हमारे 10 के करीब लेक्चर बनेंगे और आज के लेक्चर में हमने पहले इंट्रोडक्शन होगा और फिर थोड़ा सा इसका पार्ट कवर करेंगे। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन और इसका जो पर्पज़ है या इसकी एप्लीकेशन है उस हवाले से जितनी हमारी डिस्कशन होगी उसको आपने गौर से सुनना है, क्योंकि लेक्चर के एंड होने के बाद आप लोगों का टेस्ट होगा। 10 MCQs उसमें आपसे पूछे जाएंगे, तो आप अपनी इवैल्यूएशन भी उससे कर सकेंगे। सो ये एक्ट फर्स्ट है 1997 का, यानी कि जो ईयर था 1997 उसका फर्स्ट एक्ट यही था और ये 16 जून 1997 को अप्रूव हुआ था। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर इम्पोजिशन ऑफ अ टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम इन द पंजाब। इसका मकसद ये है कि जो एग्रीकल्चर इनकम, तो एग्रीकल्चर इनकम को डिफ़ाइन करना, ये हमारा डेफिनेशन में भी इसको हम कवर करेंगे लेटर ऑन भी। आपको आइडिया होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर की इटसेल्फ डेफिनेशन है उसी से माखूज इनकम होनी चाहिए। तो वो रिसीव करने वाला ख़ुद कल्टीवेटर भी हो सकता है, यानी कि कोई लैंड लॉर्ड हो तो वो ख़ुद कल्टीवेटर होता है। लेकिन सम टाइम वो क्या है कि अपने जो राहगीर और इस तरह से रख लेते हैं जो उनके लिए काम करते हैं, तो इस मद में वो रिसीवर हो जाता है। या फिर एक ऐसा भी एक जो लैंड ऑनर है वो कर सकता है कि उसकी लेट सपोज जितनी ज़मीन है वो किसी और को दे देता है कि जी आप इसकी काश्तकारी करें और जितना भी काम है वो करें, हाफ़ आपका और हाफ़ मेरा। तो उस तरह की सूरत हाल में जो रिसीवर होगा वो बदल लेता है, यानी कि लैंड लॉर्ड सम टाइम अगर किसी की ज़मीन थोड़ी, वो कल्टीवेटर खुद ही होता है, खुद कल्टीवेट करता है, फसलें काश्त करता है और उसके जो आउटपुट होता है, रेवेन्यू होता है, वो हासिल करता है। सो ये हमारी डिस्कशन होगी, लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं प्री एम्बल से। वेयर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एनफिसेज द क्रिएशन ऑफ एन इगलिटेरियन सोसाइटी बेस्ड ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। इगलिटेरियन का मतलब यहाँ पे यही बात की गई कि एक मसावी माशरा, या जहाँ पे ऐसे शहरी जो एक मुल्क में रहते हों और उनके मसावी हकूक़ हों, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है ये इस चीज़ की श्योरिटी करता है कि सबको बराबर ट्रीट किया जाए। उसकी एप्लीकेशन में आगे फिर डिफरेंस होता है तो वो अलग बात है, हमारे कानून की कमज़ोरियाँ हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली वो सबको बराबरी के हकूक़ देता है, तो उसी की बेसिस पे अगर इसको लेके चलें। एंड वेयर एज फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्ट इट इज़ एक्सपीडियंट टू प्रोवाइड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ अ टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम इन द पंजाब। यहाँ पे बात का मकसद ये है कि अगर कहीं बिजनेसमैन है, सैलरीड पर्सन है, मज़दूर हैं, वो टैक्स देते हैं, तो जो किसान है तो वो भी टैक्स दे, ताकि सबको जो स्टेट चलाने में ज़िम्मेदारी है या जो स्टेट चलाने में जितने रेवेन्यू दरकार होते हैं वो सारे मिलजुल कर अपना हिस्सा डालें। सो इसी चीज़ को हम प्री एम्बल को आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो पर्पज़ है हमारे इस एक्ट का, क्रिएशन ऑफ एन इगलिटेरियन सोसाइटी, की एक ऐसा मुआशरा कायम करना जिसमें सब लोगों को बराबर ट्रीट किया जाता हो, जो स्टेट को सब मिलकर कंट्रीब्यूट करें, जिसकी जितनी इनकम है उतना ही वो टैक्स पे करे। इसके अलावा इस एक्ट का मतलब मकसद ये है कि इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, कि जो एग्रीकल्चर एरिया है उसको डिटेल से डिस्कस करना कि जो इनकम जनरेट हो रही है लैंड ऑनर के थ्रू, या जो खेती बाड़ी से एग्रीकल्चर उनका सोर्स ऑफ इनकम है, तो उनके ऊपर जो टैक्स का एक तरीक़ाकार होगा वो भी एक जस्टिफाइड हो। इस एक्ट का एक ये मकसद है। इसके अलावा जो पर्पज़ है रेवेन्यू जनरेट करना, कि गवर्नमेंट को जो अपनी मशीनरी है, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको चलाने के लिए जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको रिमनरेट करने के लिए, उनको तनख्वाहें देने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, वो टैक्स की शक्ल में ही होता है। तो इस हवाले से जो गवर्नमेंट का ये एक एग्रीकल्चर सोर्स ऑफ इनकम है या रेवेन्यू है वो जनरेट करना भी इसका मकसद है, इसकी एप्लीकेशन का। इसके अलावा इक्विटेबल टैक्सेशन, ताकि जितने बाकी सोर्स ऑफ इनकम है, जिन लोगों के बिज़नेस है, प्रॉपर्टी है, सैलरीड पर्सन है, तो उनके ऊपर अगर टैक्स लगता है तो एग्रीकल्चर
भी एक बहुत बड़ा जो हमारी एग्रेरियन एरिया है, तकरीबन 70% एक वर्कफोर्स जो है हमारी 60 to 70% जो है वो उनका सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर से ही होता है। इसके अलावा इसका होता है मकसद कि इस एक्ट की एप्लीकेशन के बाद प्रोविज़न फॉर असेसमेंट्स, यानी कि जो हम एक एग्रीकल्चर सोर्स ऑफ इनकम है उसको असेस कर सकें, तो उसके बारे में जो कानून क्या कहता है, कानून का अहाता करने के लिए ज़रूरी था कि कोई कानून मौजूद हो जो एग्रीकल्चर सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर लागू होता, तो एक इसका मकसद ये भी है। इसके अलावा उसको लीगली कवर करना, ताकि ये नहीं है ज़बानी कलामी आप जो है वो टैक्स आयद कर देंगे, बल्कि एक तरीक़ाकार है, उसके लिए किसी लॉ का मौजूद होना ज़रूरी है, ताकि उस लॉ को अप्लाई करने के लिए फ़र्दर रूल्स बनाएं और उन रूल्स की फ़र्दर एप्लीकेशन हो और रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। और किसी को भी आप बगैर कानून के अपने जो रेवेन्यू जनरेशन है गवर्नमेंट के हवाले से उस मद में नहीं ला सकते जब तक वो किसी कानून के जो है वो अहाते में नहीं आते। इसके अलावा जो टैक्स पेयर हैं उनको कंप्लाई करने में आसानी हो जाएगी जब एक्ट मौजूद होगा, कानून मौजूद होगा, तो जो उसकी शराइत हैं, जो उसकी एप्लीकेशन है, उनको अप्लाई करना आसान हो जाता है। इसके अलावा कंटिन्यूटी ऑफ टैक्सेशन है कि ये इस हवाले से जो हमारा ये कानून है, ये एक्ट है, ये इस चीज़ को इंश्योर करता है। लेट्स सपोज एक लैंड ऑनर है तो वो टैक्स पे करेगा। अगर वो अपनी प्रॉपर्टी, वो अपनी लैंड बेच देता है और एग्रीकल्चर जो उसकी है वो बेच देता है, तो फर्दर जो भी उसका ऑनर होगा वो लाइबिलिटी को टेक ओवर कर देगा और वो लैंड या वो एग्रीकल्चर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो किसी न किसी को पे करना ही है। तो इसके अंदर कंटिन्यूटी रहे, कोई स्किप ना कर सके। इसके अलावा इस एक्ट की एक ये भी रिक्वायरमेंट और पर्पज़ है कि जो ओवर पे कर दे अपना टैक्स और बाद में उसको क्लेम करना हो तो रिफंड का मैकेनिज़्म क्या होगा, वो भी एप्लीकेशन ये एक्ट जो है वो बताता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर रीडिंग की तरफ और अंडरस्टैंडिंग की तरफ। तो सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। इसके टाइटल का आपको पता होना चाहिए। इस एक्ट का नाम क्या है? दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट 1997। इसकी एप्लीकेशन की डेट कब से ये अप्लाई होगा? इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1997। तो इसकी एप्लीकेशन फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1997 से थी। ये डेट भी आपने याद रखनी है। अब आ जाता है हमारा एरिया। सेक्शन 2 डेफिनेशंस के हवाले से। इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, तो उनकी डेफिनेशन यही होंगी जो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एग्रीकल्चर इनकम, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज़ सिचुएटेड इन द पंजाब। सबसे पहली जो बात है कि अगर आप उसको एग्रीकल्चर इनकम में लेके आना चाहते हैं तो उस लैंड का, जो एग्रीकल्चर की लैंड है, उसका पाकिस्तान में और फर्दर पंजाब के जो बाउंड्रीज़ हैं उसके अंदर होना ज़रूरी है, ताकि उसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, और वो पंजाब में मौजूद है और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। दो बातें हैं, उस लैंड का पंजाब में होना और फिर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होना, तभी वो एग्रीकल्चर सोर्स ऑफ इनकम उससे हासिल होता है। एनी इनकम डिराइव्ड फ्राम सच लैंड बाय, ऑप्शंस क्या क्या हैं? एग्रीकल्चर, यानी उसमें फसलें आपने काश्त की हैं, गन्ना है, कपास है, चावल है, मकई है, जो भी आपने काश्त किया हुआ, तो एग्रीकल्चर की वो प्रोडक्ट है। द परफॉर्मेंस बाय अ कल्टीवेटर और रिसीवर। यहाँ पे कल्टीवेटर वो है जब लैंड ऑनर खुद कल्टीवेट करता है, और रिसीवर कब होता है? जब वो लैंड अपने किसी और को रेंट पे दे देता है, ठेके पे दे देता है, तो उसको जो रेंट रिसीव होता है तो वो क्या है? रिसीवर हो जाता है लैंड ऑनर, और देने वाला कल्टीवेटर दूसरा हो जाता है ठेकेदार। ऑफ रेंट इन काइंड, रेंट इन काइंड से मुराद ये है कि पैसे की बजाय अगर वो कहता है कि जी आप 1 एकड़ फ़र्ज़ किया 1 एकड़ काश्त करते हैं, तो उससे जितनी भी प्रोडक्ट हासिल होगी, लेट सपोज हम वीट कहते हैं, वीट उसने काश्त की और 400 टन उससे हासिल हो गई, हम अज्यूम कर लेते हैं, तो वो कहते हैं जी हमारा 50-50 हो जाएगा, तो 200 टन जो लैंड ऑनर है उसको मिलेगा। तो रेंट इन काइंड है, यानी कि उसको पैसे नहीं मिले, बल्कि जो ये एक एकड़ के बजाय आप 10 एकड़ कह सकते हैं, क्योंकि 1 एकड़ से इतनी शायद नहीं प्रोडक्ट होती। तो 200 टन जो उसको गंदम हासिल हुई, तो ये रेंट इन काइंड है। काइंड से मुराद उसी अजनास में,
जो उसको रेंट मिला है वो अजनास में मिला है, ज़रूरी अजनास में मिला है, पैसे की शक्ल में नहीं मिला। अगर वो उसको पैसा चाहिए जाकर मंडी में बेचेगा और पैसा हासिल कर लेगा। सो द परफॉर्मेंस बाय अ कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, उसको रेंट कैश में मिलता है या रेंट इन काइंड अजनास में मिलता है। एनी प्रोसेस ऑर्डिनरीली employed by a cultivator or receiver of rent in kind to render the produce raised or received, उसने खुद काश्त करके हासिल की या फिर उसको हासिल हुई by him fit to be taken to the market, और वो इस हालत में है कि वो मार्केट में जाकर बेची जा सके। तो ये जो उसको मार्केट में बेचने के लिए लेके जाएगा, उससे जो कुछ भी उसको हासिल होगा तो वो भी उसकी एग्रीकल्चर सोर्स ऑफ इनकम होगा। नंबर 3, द सेल बाय अ कल्टीवेटर, यानी कि जो काश्त करने वाला है वो सेल करता है, और रिसीवर यानी कि वो या खुद ऑनर है या उसने आगे ज़मीन दे के उसने ली हुई थी, तो जो वो सेल करता है मंडी में जाकर, ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ द प्रोड्यूस रेज्ड और रिसीव्ड बाय हिम इन रेस्पेक्ट ऑफ विच नो प्रोसेस हैज़ बिन परफॉर्म्ड अदर दैन अ प्रोसेस ऑफ द नेचर, यानी कि जो नेचर का प्रोसेस है, बीज ज़मीन के अंदर बोए, खाद खल वो जो भी उसको ट्रीटमेंट थी, पेस्टिसाइड वगैरह दी, तो उसके बाद वो प्रोडक्ट हासिल हो गई, तो उसको फर्दर प्रोसेस नहीं किया, तो ये एग्रीकल्चर इनकम है। नेक्स्ट है एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एनी बिल्डिंग, कोई अगर बिल्डिंग बनाई गई है उस एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, owned and occupied by the receiver of the rent or revenue of any such land, जो उस कल्टीवेटर है या उस ज़मीन का मालिक है और रिसीव कर रहा है उससे, और वो वहाँ पे उसको ऑक्यूपाई उसने किया हुआ है, उसको इस्तेमाल कर रहा है। और ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, अगर वो खुद कल्टीवेट कर रहा है तो वो खुद कल्टीवेटर ही कहलाएगा। अगर वो रिसीवर है तो दूसरा कल्टीवेटर उसने कोई हायर किया हुआ है, तो वो उसमें रह रहा है उस बिल्डिंग में, ऑफ एनी लैंड विद रिस्पेक्ट टू विच और द प्रोड्यूस ऑफ विच एनी ऑपरेशन मेंशन इन पैराग्राफ 2 and 3 ऑफ सब क्लास बी इज़ कैरेड, यानी कि जो खेत जो एग्रीकल्चर है या एग्रीकल्चर से परफॉर्म करने के बाद कोई फसल हासिल होती है, तो या तो वो खुद कल्टीवेटर वहाँ पे उसको इस्तेमाल कर रहा है उस बिल्डिंग को, या फिर जो रिसीवर है अगर इन केस ऑफ वो खुद कल्टीवेटर नहीं है, वो उसको इस्तेमाल कर रहा है उसको स्टोर करने के लिए, उसको कुछ स्पेसिफिक टाइम करने के लिए जो है प्रिजर्व करने के लिए उसने रखी हुई है, तो ऐसी बिल्डिंग भी उसमें ही आएगी। प्रोवाइडेड दैट, अगर उसने कल्टीवेटर को दी और कल्टीवेटर उसका ठेके पे है और उससे वो रेंट चार्ज करता है उस बिल्डिंग का, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम ही कहलाएगी। प्रोवाइडेड दैट द बिल्डिंग इज़ ऑन और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड, कि वो जो बिल्डिंग है वो या तो खेतों में मौजूद है या खेतों के साथ कहीं अटैच है, एंड इज़ अ बिल्डिंग विच द रिसीवर ऑफ द रेंट or revenue or the cultivator or the receiver of the rent in kind by reason of his connection with the land requires as a dwelling house, यानी कि उस ज़मीन को काश्त करने के लिए किसी न किसी को वहाँ पे रहना होगा, तो वो रहाइश के लिए इस्तेमाल हो रही है। और आ स्टोर हाउस, या फिर उसमें फसलें जो भी हासिल होती हैं एजनास, उसको स्टोर किया जाता है, सेव रखा जाता है बारिश वगैरह से बचाने के लिए। और अदर आउट बिल्डिंग, या फिर कोई और बिल्डिंग को महफूज करने के लिए वो बिल्डिंग बनाएगी, या बिल्डिंग को किसी और पर्पज़ के लिए, ताकि फॉर द टाइम बीइंग उसको जो है इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट है उसके साथ वो उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर वो बिल्डिंग नहीं होगी तो आपकी ज़रूरी अजनास जो हासिल हो रही है, आपको एग्रीकल्चर से जो आउटपुट हासिल हो रहा है वो ख़राब हो सकता है। सो आज के सेशन को हम ज़्यादा डिटेल में आगे नहीं लेके जाते, और अभी हमने जो अब तक जितनी बात की उसकी बेसिस पे क्विज़ आपने अटैम्प्ट करनी है। सो लेट अस मूव, आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। जब क्वेश्चन को मैं प्रॉपरली रीड कर लूँ तो आपने वीडियो को स्टॉप कर लेना है, और अपना ऑप्शन जब आप डिसाइड कर लें तो उसके बाद वीडियो को प्ले करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा आपका ऑप्शन ठीक था या गलत था। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ द पंजाब एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स एक्ट 1997? ऑप्शन है हमारे पास, टू क्रिएट एन एग्रीकल्चर एगलिटेरियन सोसाइटी। ऑप्शन बी है टू इम्पोज अ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। ऑप्शन सी है टू प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर लैंड ओनरशिप। ऑप्शन डी है टू इस्टेब्लिश पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स। राइट ऑप्शन इज टू इम्पोज अ टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम।
क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूड्स अकॉर्डिंग टू द एक्ट। ऑप्शन है हमारे पास इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन पंजाब, ऑप्शन बी है इनकम डिराइव्ड फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, ऑप्शन सी है इनकम फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ऑप्शन डी है इनकम फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट। राइट ऑप्शन इज बी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द एक्ट्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ऑप्शन हाँ हमारे पास ए फंडिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स, ऑप्शन बी है कंट्रीब्यूटिंग टू पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स, ऑप्शन सी है बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन अदर प्रोविंसेस, ऑप्शन डी है सपोर्टिंग नेशनल डिफेंस। राइट ऑप्शन इज बी कंट्रीब्यूटिंग टू पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डज द एक्ट एम टू प्रमोट थ्रू टैक्सिंग एग्रीकल्चरल इनकम। ऑप्शन है हमारे पास ए इकोनॉमिक ग्रोथ, बी इक्विटेबल टैक्सेशन, ऑप्शन सी है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, ऑप्शन डी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। सो राइट ऑप्शन इज बी इक्विटेबल टैक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डज द एक्ट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर। ऑप्शन ए है लैंड ओनरशिप, बी असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, ऑप्शन सी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ऑप्शन डी health care services. Right option is B assessment and collection of agricultural income tax. Question number 6 what does the act establish। options हैं हमारे पास A procedures for agricultural activities, B legal basis for agricultural income tax assessment, C regulations for industrial processes, option D penalties for traffic violations। Right option is B legal basis for agricultural income tax assessment। Question number 7 how does the act encourage taxpayer compliance। options है हमारे पास A by offering rewards for tax payments, B by imposing penalties for non-compliance, C by reducing tax rates, D by providing free tax consultations। Right option is B by imposing penalties for non-compliance। Question number 8 what does the act ensure regarding the transfer of agricultural land। options हैं A the land cannot be transferred, B the tax liability continues after transfers, option C tax liability is transferred to the new owner, option D the land must be sold at a higher price। Right option is B the tax liability continues after transfers। Question number 9 what does the act include regarding tax refunds। option हमारे पास no provision for tax refunds, B है tax refunds for all taxpayers, C है provisions for tax refunds under specified conditions, option D है tax refunds only for large scale farmers। Right option is C provisions for tax refunds under specific conditions। Question number 10 when did the Punjab Agricultural Income Tax Act 1997 come into force। option है हमारे पास जुलाई 1st 1997, option B जनवरी 1st 1997, option C जुलाई 1st 1998, option D जनवरी 1st 1998। राइट ऑप्शन इज 1 जुलाई 1997। सो आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और हार्वर्ड एकेडमी का कंप्लीट जो कोर्स है आप हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है, आप उसमें ज्वाइन करके रेगुलर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।